नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीटीएससी पटना ने 12,771 पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां। बिहार में अब आधार से जोड़ा जाएगा मतदाता पहचान पत्र। गणित और विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। गोवा से ज्यादा बिहार में घूमना पसंद करते हैं विदेशी। एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीटीएससी पटना ने 12,771 पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी पटना ने ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम के कुल मिलाकर 12,771 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10+2 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होने के साथ ही पद से संबंधित डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स पास होना जरूरी है। वहीं फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम के लिए महिला आवेदक को ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ट्रेनिंग कोर्स पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट परीक्षा.nic.in या btsc.bis.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बीते 2 दिनों से एसटीईटी और सीटीईटी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि 31 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने का टाइमलाइन दिया गया था। 31 जुलाई तक प्रक्रिया नहीं प्रारंभ होने के कारण मजबूरी में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इसके बाद अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगस्त महीने के आखिर तक 6ठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 7वें चरण की शिक्षक बहाली शुरू कर दी जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सबा करीम की। बिहार की धरती पर जन्म लिए अनेकों हस्तियों ने अपने टैलेंट और प्रतिभा के बदौलत देश और विदेशों में बिहार का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक है सईद सबा करीम। इनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 14 नवंबर 1967 को हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ली। सबा करीम दाएं हाथ के बल्लेबाज और एक विकेट कीपर थे। सबा करीम ने महज 15 वर्ष की आयु में अपनी हाई स्कूल की शिक्षा लेने के तुरंत बाद प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। उनका क्रिकेट करियर ज्यादा दिन तक नहीं रहा। आंख में चोट लगने की वजह से वो आगे नहीं खेल पाए। सबा करीम ने टिस्को के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिवीजन में काम किया। सबा करीम को वर्ष 2018 में बीसीसीआई का नया जनरल मैनेजर बनाया गया। इस पद पर करीम को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने का मौका मिला। गोवा से ज्यादा बिहार में घूमना पसंद करते हैं विदेशी पर्यटक। बिहार में सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको लेकर कई विशेष पहल भी की जा रही है। नतीजतन लोग गोवा छोड़कर बिहार के पर्यटक स्थलों पर घूमना पसंद कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। सबसे अधिक विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र आ रहे हैं। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 4.2% है, जो गोवा से अधिक है। इन सूची में बिहार 9वें स्थान पर काबिज है। बिहार में अब आधार से जोड़ा जाएगा मतदाता पहचान पत्र। अब आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा। बता दें कि बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं से उनका आधार जमा किया जा रहा है। आपको बता दें कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना मतदाता की स्वेच्छा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई मतदाता से जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। बता दें कि नवंबर महीने में अग्रिम मतदाता पहचान के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस बार से युवा 17 साल की उम्र से ही मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। साहिबगंज व मुजफ्फरपुर सहित नेपाल जाना अब होगा और भी आसान। बिहार का पथ निर्माण विभाग लगातार सड़कों के जाल बिछाने के प्रयास में जुटी है ताकि यात्रियों को सरल एवं सुगम रास्ता मिल सके। इसी कड़ी में अब साहिबगंज से मुजफ्फरपुर का सफर अब और आसान हो जाएगा। सरकार इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए भारतमाला योजना अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर रही है। शीघ्र ही इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके निर्माण से बिहार के साहिबगंज और मुजफ्फरपुर
की दूरी कम हो जाएगी। इसके साथ ही नेपाल जाने वाले लोगों का सफर भी आसान हो जाएगा। इसकी जानकारी बीते दिन पथ निर्माण मंत्री ने दी है। इसको लेकर विगत एक माह के अंदर लगभग 12,604.51 करोड़ की लागत से कुल 229.282 किलोमीटर लंबाई की कुल 7 राष्ट्रीय उच्च पथ की परियोजनाओं का निविदा निर्गत किया जा चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार। प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों झमाझम या फिर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद से प्रदेश के लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों के लिए यह काफी संतोषजनक नहीं है। बता दें कि यह समय धान की खेती का है और इसमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बुधवार को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना है। बता दें कि नेपाल में हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण उत्तर बिहार के कई जिलों में नदियों का पानी गांव में घुसने लगा है। बिहार के कुल 264 सीईओ को भारी पड़ी काम में लापरवाही। बिहार में जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत हमेशा आती रहती है। वहीं अब अतिक्रमण के मामले में प्रतिवेदन न देने वाले राज्य के 264 सीईओ को चेतावनी दी गई है। इन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि में रिपोर्ट नहीं भेजते हैं तो इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार राय के बार आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने के मामले में निर्णायक सफलता नहीं मिल रही है। यह मामला विधानसभा में उठता है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी किसी न किसी जिले से अतिक्रमण की शिकायत आती रहती है। अब छूटे हुए घरों में 6 माह के अंदर मुहैया कराई जाएगी नल जल कनेक्शन। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हर घर नल का जल और गली नली योजना को अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जो नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से छूटे हुए हैं, वैसे घरों और बसावटों में 6 माह के अंदर यह सुविधा बहाल की जाएगी। जिलाधिकारी स्वयं इन कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। मालूम हो कि विभाग ने जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा है। इस लिखे पत्र में कहा गया है कि जिलों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि विभिन्न कारणों से विभिन्न गांवों के कुछ बसावटों और घरों में नल जल और गली नाली पक्कीकरण का कार्य नहीं हो सका है। गणित और विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। बिहार में गणित और विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। विज्ञान और गणित विषय के प्रति स्कूली बच्चों की रुचि बढ़े, इसके लिए स्कूलों में गणित और विज्ञान क्लब खोले जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य के 75,424 स्कूलों में इसे खोला जाएगा। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9वीं से 12वीं तक के 9,283 और प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। क्लब का गठन प्राचार्य करेंगे। 9वीं और 11वीं कक्षा में 20 विद्यार्थी का समूह रहेगा। वहीं कक्षा 1 से 8वीं में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के कुल 20 विद्यार्थी का समूह रहेगा। इसमें 10 छात्र और 10 छात्राएं होंगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या VTR भारत के सबसे प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित यह टाइगर रिजर्व लगभग 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन अभ्यारण्य शामिल हैं। यह टाइगर रिजर्व भारत का 18वां टाइगर रिजर्व है और बाघों की आबादी के मामले में 4थे स्थान पर है। कुछ स्रोतों के हवाले से हाल ही में यहाँ बाघों की संख्या बढ़कर 40 से 50 हो गई है। यहाँ सिर्फ बाघ ही नहीं, आपको तेंदुआ, उदबिलाव, हिरन, काले हिरन और एक सिंग वाले गैंडे के साथ साथ 16 और भी ऐसे स्तनधारी जानवर देखने को मिलेंगे। वहीं पर्यटन विभाग की VTR में सैलानियों की सुविधा और मनोरंजन की व्यवस्था के लिए लगातार काम कर रही है। अगर आप जंगली जीव और प्रकृति की सुंदरता के आदी हैं तो आप बिहार में टाइगर रिजर्व जरूर जाएं। पिछले साल के मुकाबले इस साल बिहार पुलिस ने की 40% से अधिक गिरफ्तारी। बिहार पुलिस ने साल 2022 के शुरुआती 6 महीनों में 1.25 लाख से भी ज्यादा गिरफ्तारी की है। पुलिस मुख्यालय ने साल 2020 और 2021 के मुकाबले इस वर्ष के 6 महीने में हुई कार्रवाई का तुलनात्मक रिपोर्ट जारी किया है। गिरफ्तारी के मामले में यह बीते वर्ष के मुकाबले 40.6% अधिक है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक वर्ष 2021 में पहले छमाही में 90,138 गिरफ्तारी हुई थी। वर्ष 2022 की इस अवधि में गिरफ्तारी की संख्या 1,26,254 रही। हालांकि कुख्यातों की गिरफ्तारी में कमी दर्ज की गई है।
स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी को लेकर पक्ष विपक्ष हमलावर। बिहार के किशनगंज जिले के कुछ उर्दू माध्यमिक विद्यालयों में रविवार की जगह जुम्मे के दिन साप्ताहिक छुट्टी देने के मामले में बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों में तनातनी शुरू है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे शरिया कानून का नाम दिया था। वहीं इस जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री जुमा खान ने कहा कि बिहार के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होगी तो दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को छुट्टी पहले भी होती रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उससे कहना चाहूंगा कि सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बातें करना सही नहीं है। भोला यादव और हृदयानंद की सीबीआई रिमांड में रहने की तारीख बढ़ी। हाल ही में आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले भोला यादव के साथ साथ रेलवे कर्मी हृदयानंद चौधरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई ने 7 दिनों के लिए भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को रिमांड पर रखा, जहां 2 अगस्त को इन दोनों की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। अब इसके बाद खबर यह आई है कि इस मामले में कोर्ट ने आगे की पूछताछ के लिए भोला यादव और हृदयानंद की सीबीआई रिमांड 5 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया है। परिवारवाद वाले बयान पर भाजपा को जदयू का समर्थन। भाजपा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल होने आए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में ऐसे बयान देकर चले गए कि विपक्षों में इसको लेकर खलबली सी मची हुई है। राजधानी पटना में 2 दिन पहले भाजपा के संयुक्त मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने परिवारवाद वाली पार्टियों पर हमला करते हुए कहा था कि आने वाले समय में ऐसी सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ भाजपा ही बची रहेगी, क्योंकि यह पार्टी सिद्धांतों से चलती है। इस पर राजद ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि भाजपा को जदयू का समर्थन मिला है। पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इसमें उन्होंने गलत क्या कहा है। जदयू का यही मानना है कि परिवारवाद के सहारे किसी पार्टी को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। तेजस्वी ने कहा, हार या जीत से मत डरो, बस खेल खेलो। आजकल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सेहत को लेकर खास ख्याल रख रहे हैं और आए दिन अपने नए क्रियाकलापों के साथ सामने आते हैं। तेजस्वी कभी क्रिकेट खेलते हुए वीडियो साझा करते हैं तो कभी जिप को धक्का देते हुए। इस बीच तेजस्वी यादव ने बीते दिन उन्होंने टेबल टेनिस पर हाथ आजमाया। फेसबुक पर उन्होंने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि हार या जीत से मत डरो, बस खेल खेलो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। वीडियो देख यूजर खूब कमेंट भी कर रहे हैं। इस जाति को न्याय दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री से मिले चिराग पासवान बीते दिन भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से मिलकर पत्र सौंपा और कहा है कि लोहार जाति 1956 से संविधान के शेड्यूल में अनुसूचित जनजाति के सूची में अधिसूचित है। 1976 संविधान संशोधन अनुसूचित जाति या जनजाति के सूची में हिंदी में लोहार या लोहरा अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है, लेकिन इन अधिसूचनाओं का उल्लंघन करते हुए पूर्व की सरकार ने एक्ट 48/2006 लाकर हिंदी में लोहार और अंग्रेजी में लोहरा शब्द उच्चारित किया, जो असंवैधानिक, गैर कानूनी और निरर्थक है। बिहार में लोहरा नाम की कोई जाति नहीं है। चिराग ने कहा कि बिहार के लोहार जाति को न्याय मिले, इसके लिए संसद में गैर सरकारी बिल लाने की आवश्यकता है। इस दिशा में मैं स्वयं प्रयासरत हूँ। मुकेश सहनी ने राजद को दिया बड़ा झटका। आखिरकार मुकेश सहनी का राज्य के अलग अलग जिलों में घूम कर लोगों से मिलना काम कर रहा है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने राजद को बड़ा झटका दिया है। राजद नेता मिथिलेश विजय वीआईपी में शामिल हो गए हैं। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान सहनी ने वीआईपी को सभी जाति की पार्टी बताया। मालूम हो कि आजकल मुकेश सहनी लोगों के बीच घूम कर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2006 में कहा कि वह भारत को यूरेनियम संवर्धन में सहायता नहीं देगा। मुंबई के बांद्रा में 1998 को इमारत ढहने से 35 व्यक्तियों की मौत हुई। महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ 2012 में कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक 2010 पारित हुआ। पंचवटी, यशोधरा, साकेत जैसी कालजयी रचनाओं के कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 को आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पाकिस्तान में प्रथम उच्चायुक्त श्री प्रकाश का जन्म 1890 को हुआ था। भारतीय गीतकार और शायर शकील बदायूनी का जन्म 1916 को हुआ था। भारतीय संगीतकार तथा बाल अभिनेता जयदेव का जन्म 1919 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर गोपाल शर्मा का जन्म 1960 को हुआ था। पंजाबी गायक मनमोहन वारिस का जन्म 1967 में हुआ था। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री का जन्म 1984 को हुआ था। महात्मा गांधी के पुत्र और प्रसिद्ध पत्रकार देवदास गांधी का निधन 1957 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक तथा वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का निधन 1993 को हुआ था। और आज ही के दिन भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है।
एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी। एशिया कप 2022 के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है। 27 अगस्त से एशिया कप 2022 टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी, जबकि 28 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा। एशिया कप फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। गौरतलब है कि लंबे समय के बाद एशिया कप टूर्नामेंट की वापसी हुई है और इस बार यह टूर्नामेंट 50 ओवर फॉर्मेट के बदले T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। पहले एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन वहां के हालात को देखते हुए टूर्नामेंट का आयोजन अब UAE में किया जाएगा। पैन कार्ड खो जाने पर करे यह काम। इनकम टैक्स रिटर्न भरने और बैंक से बड़े लेन देन करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है। सबसे अहम यह है कि यदि आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है या बारिश में खराब हो गया है तो आपको ITR फाइल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि पैन कार्ड खो जाने पर आप कैसे आसानी से ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ई-पैन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं। इसके बाद इंस्टेंट ई-पैन ऑप्शन से न्यू ई-पैन ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दिए गए विंडो में आपको पैन नंबर और आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस के ऑप्शन को एक्सेप्ट करें। इस प्रोसेस के बाद OTP एंटर करें और डिटेल को चेक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ई-पैन कार्ड PDF आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेज दी जाएगी। 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थी का आंदोलन जारी। बिहार में 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। पिछले दिनों बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के बैनर तले बिहार के प्रारंभिक स्कूल में 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर आंदोलनरत हैं। आंदोलन करने में कई महिलाएं भी शामिल है, जो कि अपने बच्चों के साथ धरना दे रही हैं। इधर अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 साल से वे बहाली की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट रहा है। कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करने को विवश हैं। उपस्थित कई छात्रों ने कहा कि लाखों सीट खाली होने के बाद भी शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सहयोग करेंगे राजनीतिक दल। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल सहयोग करेंगे। बीते दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में निर्वाचन विभाग के सभागार में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में CEO बिहार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर 4 अहर्ता तिथि निर्धारित की गई है। JDU के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत में आई सुधार। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया था। हालांकि अब वो पहले से ठीक है। वशिष्ठ नारायण सिंह पिछले दिनों जब बीमार हुए तो उन्हें पटना से दिल्ली लाया गया था और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन एम्स से अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जा चुका है और वह अपने दिल्ली स्थित आवास पर है। तबीयत में सुधार होने के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी करने लगे हैं। बिहार में मिले कोविड-19 के 200 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 180 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1307 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 4, औरंगाबाद, बांका और बेगूसराय में 1, भागलपुर में 11, भोजपुर और बक्सर में 1, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 2, गया में 8, कैमूर में 2, कटिहार में 1, खगड़िया में 5, किशनगंज में 1, मधुबनी में 4, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 4, पटना में 76, पूर्णिया में 4, रोहतास में 8, सहरसा और समस्तीपुर में 2, सारण में 4, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी और सिवान में 1, सुपौल में 9 और वैशाली में 8 मामले की पुष्टि हुई है और 2 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,19,936 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 273 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आकाश कुमार सिन्हा, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, मासूकी पंचियारा, आसिफ रेजा, अमर कुमार, विनोद शाह, शिवनाथ कुमार, नुन्नू कुमार, विकास कुमार और नीतीश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मिलने वाली प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? क्षेत्र का नाम सहित अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।